दोस्तों, इतिहास गवाह है। जब भी कोई सम्राट खुद को भगवान समझने लगता है, जब भी कोई राजा ये मान बैठता है कि उसका सिंहासन अमर है, तब सबसे पहले बगावत महल के भीतर से उठती है। तलवार बाहर के दुश्मन की नहीं, अपने ही दरबारियों की चुभती है। और आज ठीक यही हो रहा है भारतीय राजनीति के सबसे बड़े मंच पर। जिन्हें कल तक महामानव कहा जाता था, जो खुद को 56 इंच का सीना दिखा करके सम्राटों से भी ऊपर बताते थे, आज उन्हीं का दरबार डोलने लगा है। और ताज्जुब की बात यह है कि पत्थर फेंकने वाले हाथ बाहर के नहीं हैं, अंदर के हैं। वही हाथ जिन्होंने कभी उन्हें सिंहासन पर बिठाया था। सोचिए जरा, 12.25 साल, एक लंबा दौर। इस पूरे दौर में मोदी जी के खिलाफ बाहर से तो बहुत आवाजें उठी। विपक्ष ने घेरा, पत्रकारों ने सवाल पूछे, छात्रों ने प्रदर्शन किए, किसानों ने आंदोलन किया, लेकिन घर के अंदर से चूं तक नहीं हुई। बीजेपी हो या आरएसएस, हर कोई एक ही सुर में बोल रहा था, हर कोई सिर झुकाए खड़ा था। और आज अचानक क्या हुआ? आज घर के भीतर से ही तीर चलने लगे हैं। और ये तीर ऐसे लोगों के हैं जिनकी उंगली उठते ही पूरा देश देखने को मजबूर हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है 20 जुलाई से, जब जेनजी के छात्रों ने संसद का घेराव किया, लाठियां चली, छात्रों पर बल प्रयोग हुआ। और 3 दिन बाद यानी कि 23 जुलाई को बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर, जो अभी सक्रिय हैं, यानी मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया। और ये बयान कोई साधारण बयान नहीं था। जोशी जी ने कहा कि वो जेनजी के साथ खड़े हैं और सरकार को यानी मोदी शाह को नरमी बरतनी चाहिए, वरना स्थिति हाथ से निकल जाएगी। जरा सोचिए, बीजेपी का सबसे सीनियर नेता, जिसने पार्टी को खून पसीने से बनाया, वो अपनी ही सरकार को चेतावनी दे रहा है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा संकेत है। ये पहला पत्थर था जो महल की दीवार पर लगा। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। 8 अगस्त को आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान आया, और ये बयान इतिहास में दर्ज होने वाला है। भागवत जी ने कहा कि वो जेनजी को समर्थन देते हैं और सरकार को इन बच्चों को डिक्टेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे बात करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। भाई साहब, ये वही आरएसएस है जिसकी छाया में मोदी जी की पूरी राजनीति पनपी है। ये वही संगठन है जो मोदी जी को अपना सबसे बड़ा उत्पाद मानता है। और आज उसी संगठन का मुखिया सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि सरकार गलत रास्ते पर है। बच्चों से बात करो, तानाशाही मत करो। ये क्या है? ये घर के मुखिया की तरफ से पहली सार्वजनिक फटकार है, और ये फटकार पूरे देश ने सुनी है। लेकिन कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती है। 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन स्वामी रामदेव मैदान में आ गए। वही रामदेव जो मोदी जी के हर चुनाव में उनके सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। वही रामदेव जो योग शिविरों में मोदी जी की तारीफ के पुल बांधते थे। वही रामदेव जो कभी काला धन वापसी के लिए अन्ना आंदोलन में सलवार पहन करके भागे थे। आज उन्हीं रामदेव ने कैमरे के सामने कहा कि देश में पेपर लीक हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, रिश्वत लेकर के नौकरियां बांटी जा रही है, बच्चे सड़कों पर हैं, और अगर हालात नहीं सुधरे तो उन्हें भी आंदोलन में उतरना पड़ेगा। सुनिए जरा एक बार फिर। ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना। रामदेव जी आंदोलन की बात कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। ये वही रामदेव हैं जो पिछले 12 साल से मोदी जी की तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या है? पुराने मौसम वैज्ञानिक अगर पलटी मार रहे हैं तो ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये लोग हवा का रुख देख करके बयान देते हैं। और अगर इनको हवा उल्टी लग रही है तो समझ लीजिए कि तूफान बहुत नज़दीक है। अब आते हैं उस दिन पर जो शायद इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। 15 अगस्त, लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा था। पूरा देश टीवी पर देख रहा था। और उसी वक्त कुछ ही किलोमीटर दूर कनॉट प्लेस के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर, जो दिल्ली का दिल कहलाता है, वहां पर नारे लग रहे थे मोदी मुर्दाबाद के, सार्वजनिक तौर पर खुलेआम। और इस पूरे नज़ारे का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल गया। ये पहली बार हुआ है कि सार्वजनिक रूप से दिल्ली के दिल में प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगे हों। हो सकता है इसके पीछे कुछ विपक्षी लोग हों, हो सकता है कि ये प्लान्ड हो, लेकिन सवाल ये नहीं है कि किसने किया। सवाल ये है कि हिम्मत कहाँ से आई। पहले लोग नाम लेने से डरते थे, आज सड़क पर आकर के मुर्दाबाद बोल रहे हैं। और डर का ये टूटना ही सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव है। जो तानाशाह अपनी सत्ता डर पर टिकाता है, उसका असली अंत तब शुरू हो जाता है जब जनता के मन से डर निकल जाता है। और यहाँ तो जेनजी और जेन अल्फा दोनों का डर निकल चुका है। अब बात करते हैं बीजेपी के भीतर की। पार्टी
पार्टी के अंदर की, जहां सबसे बड़ा भूचाल आया है। मोदी जी के खासम खास लोगों को छोड़ दीजिए, अमित शाह, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, ये सब तो किचन कैबिनेट का हिस्सा हैं, इनकी बात अलग है। लेकिन बीजेपी में ऐसे भी बहुत से नेता हैं जिन्हें मोदी जी ने कुछ नहीं दिया, उनको हाशिए पर धकेल दिया। राजीव प्रताप रूढ़ी, शहनवाज हुसैन, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, लंबी लिस्ट है। ये लोग बरसों से चुप थे क्योंकि डर था, भय का माहौल था, एक शब्द बोलते और करियर खत्म। लेकिन अब यही लोग बंद कमरों में खुल करके बोलने लगे हैं और बहुत खतरनाक बातें बोल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बीजेपी के भीतर एक नई सोच पनप रही है। अब बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता भी सोच रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब खुद को बीजेपी या आरएसएस का कहने से पहले 4-5 बार सोचना पड़ेगा। आज जो कार्यकर्ता सीना तान करके घूम रहे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, आने वाले दिनों में वही दुबक जाएंगे, बताते हुए डरेंगे कि हम कभी आरएसएस से जुड़े थे। ये क्या है? ये सत्ता के डूबते सूरज की परछाई है। ये उस साम्राज्य की दरार है जो कभी अजय माना जाता था। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये सब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है, यानी अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। कोई और तो जिम्मेदार नहीं है। जो हालात आज हैं वो मोदी जी और अमित शाह ने खुद अपने फैसलों से बनाए हैं। ज़रा हाल के चुनावी नतीजों पर नज़र डालिए। पटना का बांकीपुर, एक जीती हुई सीट, बीजेपी हार गई। सवर्ण वोट नहीं मिला। मध्य प्रदेश का दतिया, बीजेपी का गढ़, उपचुनाव में हार गई। जबकि उपचुनाव तो सरकारी होते हैं, सत्ता में जो होता है वही जीतता है। लेकिन यहाँ तो सत्ताधारी पार्टी अपने ही किले में हार गई। ये छोटी बात नहीं है। ये बता रहा है कि जमीन खिसक रही है और अब सबसे बड़ी परीक्षा सामने है। 6 महीने बाद बिहार में चुनाव है, फिर 2027 में उत्तर प्रदेश में। ये सेमीफाइनल है। अगर यूपी हाथ से निकल गया तो 2029 तक का सफर पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी के अपने कार्यकाल में ही सवाल उठने लगेंगे और ये सवाल कोई विपक्ष नहीं उठाएगा, ये सवाल पार्टी के भीतर से उठेगा। अब समझने वाली बात यह है कि जब सम्राट कमज़ोर पड़ता है तो सबसे पहले उसके खासम खास लोग परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, सबसे ज़्यादा दुश्मन उन्होंने ही बनाए हैं। जिस दिन सत्ता से हटे सबसे पहले उन्हीं पर हमला होगा। अमित शाह हों, अश्विनी वैष्णव हों, राजनाथ सिंह हो, ये लोग सबसे ज़्यादा फायरिंग लाइन में आएंगे क्योंकि ये लोग सत्ता के गलियारों में जो खेल खेलते रहे हैं उनका हिसाब देना पड़ेगा। और यही डर आज इनकी नींद उड़ा रहा है। लेकिन असली कहानी तो कांग्रेस से आए हुए नेताओं की है। जो लोग ईडी और सीबीआई के डर से बीजेपी में गए, जिनकी संख्या 240 में से लगभग 130 है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। यानी बीजेपी के आधे से ज़्यादा सांसद असल में कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं। अशोक चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, आज बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। हेमंत विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस से आए हैं। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता तृणमूल से आए हैं, वो भी कांग्रेस से आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कांग्रेसी परिवार से आज केंद्रीय मंत्री हैं। ये सारे लोग बीजेपी के प्रति कोई लगाव लेकर के नहीं आए, ये सब अपनी जान बचाने के लिए आए थे। इनका मूल घर तो कांग्रेस है और जब मौसम बदलेगा तो ये सब पहले पाला बदलेंगे क्योंकि इनकी बीजेपी से कोई इमोशनल जुड़ाव है ही नहीं। ये पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल रिश्ता है। जब तक फायदा है साथ हैं, जिस दिन नुकसान दिखा अलविदा। अब सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि नौकरशाही में क्या हो रहा है, यानी ब्यूरोक्रेसी में। जो लोग इस देश को असल में चलाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ईडी डायरेक्टर, सीबीआई डायरेक्टर, ये सब लोग। राहुल गांधी ने खुद कहा है कि उनके पास प्रधानमंत्री कार्यालय से भी फोन आ रहे हैं, जानकारी मिल रही है, दस्तावेज लीक हो रहे हैं। पवन खेड़ा जैसे कांग्रेस नेताओं को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सोचिए, जो नौकरशाह पिछले 12 साल से बीजेपी सरकार को इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, अब वही नौकरशाह विपक्ष को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि नौकरशाही, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक है, उसे भी हवा का रुख समझ आ रहा है और वो अपना भविष्य बचाने में लगा हुआ है। और इसकी वजह भी बहुत दिलचस्प है। पिछले 12 साल से मोदी जी ने एक गजब का काम किया है। जो एक बार टॉप पर पहुंच गया वो वहीं रह गया। कैबिनेट सेक्रेटरी को एक्सटेंशन, होम सेक्रेटरी को एक्सटेंशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम वही जमे हुए हैं, ईडी डायरेक्टर को एक्सटेंशन। तो जो अफसर नेक्स्ट इन लाइन में है वो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी बनने वाले थे, जो होम सेक्रेटरी बनने वाले थे वो बेचारे रिटायर होकर के घर जा रहे हैं। इनको ज़िंदगी में एक बार टॉप पर पहुंचने का मौका मिला था, वो मौका मोदी जी ने छीन लिया। तो अब सोचिए, ये लोग मोदी जी को प्रसाद देंगे क्या?
बिल्कुल नहीं। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए हर वो जानकारी विपक्ष को दे रहे हैं जो देनी चाहिए, और ये क्रम अब रुकेगा नहीं, ये और तेज होगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने साफ संदेश दे दिया है कि जो अधिकारी संविधान के हिसाब से काम करेंगे उनको परेशानी नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक आकाओं के निर्देश पर काम कर रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ तक कहा गया है कि अगर कानून बना करके किसी को बचाने की कोशिश की गई तो कानून बदल करके उन्हें दंडित करेंगे। ये संदेश सीधा है और साफ है, और इस संदेश ने ब्यूरोक्रेसी में हलचल मचा दी है। पहले उन्हें लगता था कि मोदी शाह अजय हैं, कोई हिला नहीं सकता, लेकिन 2 महीने में मौसम इतना बदला कि अब उन्हें राहुल गांधी असली प्रधानमंत्री लगने लगे हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए पाला बदल रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये जेनजी क्या करेगी आगे। क्या ये आंदोलन दोबारा उठेगा? क्या ये छात्र दोबारा सड़क पर आएंगे? अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक जेनजी के बीच अब एक नई सोच पनप रही है। ये सोच है कि अलग अलग मुद्दों पर एजिटेशन करने से कुछ हासिल नहीं होगा। पहली बार तो नाभि पर करना होगा, जहां रावण का अमृत बसता है, और वो नाभि है चुनाव आयोग। जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तब तक बीजेपी का ये गुरूर कायम रहेगा, तब तक मोदी और शाह अजय बने रहेंगे। तो अगला आंदोलन जो होगा वो चुनाव आयोग को निष्पक्ष बनाने के लिए होगा, और यह आंदोलन बहुत बड़ा होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में चुनाव सामने हैं, और अगर इन चुनावों में बेईमानी नहीं हुई तो बीजेपी का भविष्य क्या होगा ये हर कोई समझ सकता है। अब जरा सम्राट की बॉडी लैंग्वेज पर नज़र डालिए। 23 जुलाई को जब मोदी जी ने पहला वीडियो जारी किया, उनके हाथ कांप रहे थे। 15 अगस्त को लाल किले पर हाथ कांप रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी, जबकि आरएसएस ने इनको ग्रेटेस्ट ऑरेस्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया था, एक ऐसा वक्ता जिसका कोई मुकाबला नहीं। और आज वही ऑरेस्टर जेनजी के नाम पर हकला रहे हैं, कांप रहे हैं। ये छोटी चीज़ नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि सम्राट अंदर से टूट चुका है, मन से हार चुका है, और जब मन हार जाता है तो शरीर भी साथ नहीं देता। संसद में स्थिति देखिए। मानसून सत्र का पहला दिन प्रधानमंत्री एक पल के लिए नहीं आए, एक शब्द नहीं बोले, गृह मंत्री भी नहीं आए। ये वही सरकार है जो 56 इंच के सीने की बात करती थी। ये वही सरकार है जो हर सवाल का जवाब देने का दावा करती थी, और आज सवालों से भाग रही है। अब सोचिए, जो सम्राट अपनी ही संसद में नहीं आ सकता, जो अपनी ही जनता के सवालों का सामना नहीं कर सकता, जिसके अपने वरिष्ठ नेता विरोध कर रहे हैं, जिसका अपना आरएसएस चीफ फटकार लगा रहा है, जिसके अपने रामदेव आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, जिसकी अपनी ब्यूरोक्रेसी दुश्मन के खेमे में जानकारी भेज रही है, जिसके अपने कांग्रेसी सांसद पाला बदलने की तैयारी में हैं, जिसकी अपनी सड़कों पर जनता मुर्दाबाद बोल रही है, तो क्या वही सम्राट है जो कल तक अजय था? क्या वही वो सम्राट है जो 1000 साल तक चलने वाला था? इतिहास बताता है कि हर बड़ा सम्राट पहले भीतर से खोखला होता है, फिर बाहर से गिरता है। रोम में यही हुआ, मुगलों के साथ यही हुआ, और आज मोदी साम्राज्य के साथ भी यही हो रहा है। महल की दीवारें बाहर से भले चमक रही हों, लेकिन भीतर की नींव हिल चुकी है, और जब नींव हिलती है तो कितनी भी ऊंची इमारत हो, गिर ही जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है ये पता है? ये कि पूरी तबाही के जिम्मेदार खुद मोदी जी हैं। किसी ने कुछ नहीं किया है। ये पूरी तरह से सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है। अगर छात्रों की बात सुन ली होती, अगर विरोधियों को दुश्मन नहीं माना होता, अगर सवाल पूछने वालों को अर्बन नक्सल नहीं कहा जाता, अगर आलोचना करने वालों को देशद्रोही नहीं ठहराया होता, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अहंकार का एक ही अंजाम होता है, गिरावट, और सम्राट का सिंहासन एक ही चीज़ से टूटता है, अपने ही दरबारियों की बगावत से। तो दोस्तों, कहानी बहुत साफ है। मुसीबतें चारों तरफ से आ रही हैं, पार्टी के भीतर से, पार्टी के बाहर से, नौकरशाही से, जनता से, सड़क से, संसद से, हर तरह से। और हर बीतता दिन एक नया संकट ले आ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश हाथ से निकला, अगर बिहार में झटका लगा, तो पार्टी के भीतर से ही विद्रोह की आग भड़क उठेगी, और उस आग को बुझाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जिन्हें बुझाना चाहिए था वही तो आग लगाने वाले हैं। सम्राट अगर सुन रहा है तो एक बात याद रखें, इतिहास ने कभी किसी को नहीं बख्शा, न सिकंदर को, न औरंगजेब को, न किसी को। हर सम्राट का अंत होता है, और वो अंत हमेशा उसके अपने महल की चौखट से शुरू होता है। बाकी फैसला तो जनता करेगी, और जनता अब जागृत है। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।